हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल पीसीएस क्लासेस। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आप लोगों के एग्जाम्स पास आ रहे हैं। 1.5 महीना बचा है, आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 17 मार्च से। तो उसके लिए हम लोग आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग आपके लिए हर मंथ का करंट अफेयर वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो होने वाला है मई मंथ के करंट अफेयर्स का। तो आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हुए या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए या इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे हमारे न्यूज़ में, जिनके ऊपर हमारे पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस जो है बनाए जा सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग जो है ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे करंट अफेयर के वीडियो में क्या क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट, हमारे करंट अफेयर के वीडियो में नेशनल न्यूज़ होंगी, इंटरनेशनल न्यूज़ होंगी, इकोनॉमी बेस्ड न्यूज़ होंगी, स्पोर्ट्स बेस्ड न्यूज़ होंगी, साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज़ होने वाले हैं, और पर्सन इज इन न्यूज़, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो न्यूज़ में रहा किसी कारण और जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो करंट अफेयर हम आपको जो है साझा करने वाले हैं। सबमिट या कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर सारे न्यूज़ और मिसलेनियस, यानी कि इसके अलावा जो भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, ये मई मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला जो करंट अफेयर जो हमें मई मंथ में मिला, वो है डाई अमोनिया फॉस्फेट के ऊपर, कि क्यों ये बहुत चर्चित रहा, क्यों इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हमारा जो डाई अमोनिया फॉस्फेट है, सबसे पहले आप इसके बारे में जानें कि अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट उर्वरक को जो है लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और ये किस संस्था के द्वारा निर्मित किया गया? ये इफ्को के द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? इफ्को के द्वारा। तो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, जो मैंने डिफरेंट कलर में लिखे हुए हैं, आप लोग उनको जाने और देखें कि वो वर्ड अलग है, यानी कि उनसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है और डेफिनेटली इनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इफ्को क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इफ्को क्या है। तो इफ्को एक सहकारी समिति है जो भारत के कई राज्यों में काम करती है। इफ्को का स्वामित्व पूरी तरह से भारत की सहकारी समितियों के हाथों में है। और इफ्को का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? उर्वरकों का निर्माण और बिक्री करना। यानी कि इफ्को का जो काम बनता है वो ये होता है कि वो उर्वरकों का निर्माण करे और साथ में उनकी बिक्री कराए। इसको कब किया गया था? इसको 1967 में स्थापित किया गया था। अब अगला यहाँ पे एक सवाल बनता है कि भारत में उर्वरक उत्पादन में इफ्को का योगदान क्या है आखिर? क्योंकि अगर हम बात करें कि इफ्को का हमने इफ्को क्या है वो तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में उर्वरक उत्पादन में इफ्को का क्या योगदान है, तो भारत में 384 लाख मीट्रिक टन, एलएमटी का मतलब होता है लाख मीट्रिक टन। तो भारत में 384 लाख मीट्रिक टन के कुल उर्वरक उत्पादन में से 132 लाख मीट्रिक टन योगदान सहकारी समितियों द्वारा किया गया है, जिसमें से इफ्को द्वारा 90 एलएमटी का उत्पादन किया है। कितना? ये 90 एलएमटी। तो ये जो वर्ड्स है ये आपको जो है ध्यान रखने वाले हैं। अच्छा, मई 2021 में इफ्को ने नैनो यूरिया ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इससे जो है सवाल आ सकता है। नैनो यूरिया लॉन्च किया था। नैनो यूरिया के बारे में होप कि आप पढ़कर जाए। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि 2021 में देश में 7 लाख मीट्रिक टन यूरिया आयात में कमी आई और इस साल मार्च तक नैनो यूरिया की 6.3 करोड़ बोतलों का निर्माण जो है वो किया जा चुका है। अगला हमारा सवाल बनता है उड़ीसा का बिहान मेला। तो उड़ीसा का बिहान मेला बहुत ही चर्चित विषय है। तो बिहान मेला किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? गोंड जनजाति द्वारा। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे सवाल लिखे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन जो है बनेगा, और ये पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए। तो बिहान मेला किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति। ये आप लोग एक बार पॉइंट्स को जरूर नोट डाउन करिए। अच्छा, बिहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ जिले में कोंद जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नयागढ़ जिला। ये आप लोग एक बार देख कर जाएं। और कोंद जनजाति जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और इसका शाब्दिक अर्थ है बीज उत्सव। क्या अर्थ है इसका? बीज उत्सव। यह क्षेत्र में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली स्वदेशी फसलों और किस्मों का उत्सव है, और इसका एक अन्य नाम है सीड फेस्टिवल। बीज उत्सव ये तो हमने जैसे पढ़ ही लिया, तो इसी का बस अंग्रेजी में नाम कर दिया गया है सीड फेस्टिवल। बीज यानी सीड और उत्सव यानी कि फेस्टिवल। तो ये दोनों इसके नाम जो है आप लोग पढ़कर जाएं। अगला हमारा अच्छा विषय है या अच्छा टॉपिक है
आसियान भारत समुद्री अभ्यास। इस इमेज को देखकर और इस टॉपिक को पढ़कर आप इसका ये किससे रिलेटेड है ये आप समझ ही गए होंगे। तो आसियान भारत समुद्री अभ्यास यानी कि एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये जो है पहला आसियान, इसको मैं काट देती हूँ, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास यानी कि एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2 मई से 8 मई 2023 के बीच कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में। तो ये जो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं इनसे जो है सवाल बनते हैं। तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर। ये वर्ड आप लोग जरूर देख कर जाए। इस सैन्य अभ्यास में INS दिल्ली और भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और INS सतपुड़ा एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट ने भाग लिया था। और ये पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास था, यानी कि इससे पहले कोई भी आसियान भारत समुद्र अभ्यास नहीं हुआ था। केवल 2023 में ही इससे रिलेटेड जो है समुद्री अभ्यास हुआ है 2023 में। अगला है हमारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन। आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड जो है आयोजन है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस स्थिति को स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया? ये 16 से 23 अप्रैल 2023। कब? 16 से 30 अप्रैल तक ये जो है आयोजन किया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप जानते ही होंगे कि 2014 में जो है हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती वाले दिन इस मिशन की शुरुआत की थी। और इसके अंदर यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सब पार्ट्स हैं या कई सारे ऐसे मिशन जो है स्टार्ट किए गए हैं जो कि स्वच्छता से रिलेटेड हैं। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा भी एक तरह से उसी के अंदर आता है। ये वार्षिक कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है जो महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये आप पढ़ें कि ये महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए है और ये केंद्र सरकार द्वारा ही जो है आयोजित किया गया है। अगला है हमारा स्मार्ट सिटीज मिशन। तो 2015 में शुरू हुए स्मार्ट सिटीज मिशन ने जनवरी 2016, ये डेट्स आप लोग याद रखें, जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को, कितने शहरों को, ये सवाल बन सकता है कि कितने शहरों को चुना गया इस मिशन के अंदर? तो 100 शहरों को चुना गया। कितने शहरों को? 100 शहरों को। और 3 मई 2023 में किस मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन की सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी है? तो किसने बढ़ा दी है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किसने? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। इसका अगर हम परियोजना विवरण पढ़ें तो इसका परियोजना विवरण में कुछ नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ डीप डिटेल्स हैं जो आपको एक बार, क्योंकि आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये जो है जाननी ज़रूरी है। बिकॉज ये थोड़ा सा जो डीप क्वेश्चंस होते हैं कई बार ये हमें अगर पता होते हैं तो हम अच्छे से लिख पाते हैं या हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं अपने नॉलेज को। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन में सभी 100 शहरों द्वारा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की स्थापना शामिल थी जिसकी कुल लागत थी 11,775 करोड़। क्योंकि 11,775 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट से हम ये जान सकते हैं कि ये योजना कितनी अहम है हमारी सरकार के लिए या हमारी योजनाओं में से। ठीक है, तो वर्तमान में स्मार्ट गतिशीलता से संबंधित 526 और स्मार्ट ऊर्जा से 116 और जल स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित 411, जीवंत सार्वजनिक स्थान और आर्थिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 343। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपके नॉलेज में जो है थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 203 और स्मार्ट प्रशासन के लिए 145 परियोजनाएं चल रही है। अगला जो नाम है जो काफी चर्चा में रहा है वो है किंग चार्ल्स 3। 6 मई 2023 को किंग चार्ल्स 3 का राज्य अभिषेक समारोह लंदन के वेस्ट मिंस्टर में संपन्न हुआ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ 2 जो थी, एलिजाबेथ द्वितीय, उनका शासन चल रहा था 1953 से। लगभग 70 साल उन्होंने शासन किया और जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद 6 मई 2023 को उनकी जो राजगद्दी किसने संभाली? किंग चार्ल्स 3 ने। तो ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट नाम है बिकॉज एक रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने 70 साल वहाँ पर राज किया, उनसे जुड़ा हुआ नाम है, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला है द स्टोन ऑफ स्कॉन। तो स्कॉटिश राजशाही और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ये जो आप यहाँ पे एक पत्थर की जो आप इमेज देख रहे होंगे, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये एक इसको स्टोन ऑफ स्कॉन बोला जाता है और स्कॉटिश राजशाही और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। ठीक है, ये स्कॉट में तो स्टोन ऑफ स्कॉन। द स्टोन ऑफ स्कॉन 150 किलोग्राम का लाल बलुआ पत्थर का स्लैब है, यानी कि ये जो पत्थर की इमेज आप देख रहे हैं, ये 150 किलो का पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर जिसे हम बोलते हैं, जिस पर कुछ निशान है, जिसे स्कॉटलैंड की राजशाही और राष्ट्रीयता के एक पवित्र ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अब आप देखेंगे कि इसको वहाँ पर एक म्यूजियम में एक बढ़िया सी जगह में इस तरह से रखा गया है बिकॉज ये वहाँ की राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है इसको। तो ये जो आम पत्थर आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन ये वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, हम स्टोन ऑफ स्कॉन बोलते हैं, और इसका जो वजन है वो है 150 किलोग्राम, और ये किस चीज़ का बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर है का स्लैब है जो बना हुआ है। अगला जो नाम है इसमें इम्पोर्टेंट वो है सेंटियागो पेना। तो कौन है सेंटियागो पेना? सेंटियागो पेना 23 अप्रैल 2023 को पैराग्वे ने सेंटियागो पेना को अपना राष्ट्रपति चुना। कहाँ पर? पैराग्वे में इनको, पैराग्वे की जो जनता है उसने इनको अपना राष्ट्रपति चुना। ये पूर्व केंद्रीय बैंकर है, यानी कि सेंट्रल बैंकर है, उससे पहले एक बैंक में ये सेंट्रल बैंकर रह चुके हैं, और वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में इन्होंने जो है काम किया है। किस में काम किया है इन्होंने? IMF में काम किया है। अगला है हमारा ODF प्लस जिला। अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है और आप काफ़ी पहले से करें, या इसका मतलब है कि आप अपना अगर सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको आपकी प्रिपरेशन में इतना आपको आइडिया लग गया होगा कि ODF प्लस जिला क्या होता है। तो जानते हैं ODF क्या है, लेकिन इससे पहले ये खबर क्या जुड़ी हुई है इससे, वो हम एक बार जान लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के वायनाड ने भारत का पहला ODF प्लस जिला बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि जो है हासिल की है। तो भारत का पहला ODF प्लस जिला क्या है? वायनाड है। क्या है? वायनाड। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ODF आखिर है क्या। तो ODF का मतलब होता है ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। तो इससे आप पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि ऐसे जिले जहां पर लोग खुले में शौच नहीं करते हैं, इस तरह से जो जिले होते हैं, ये भी स्वच्छता से रिलेटेड ही है। तो इसमें वायनाड जो शहर है ये सबसे पहले नंबर पर आता है। ODF कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, जिसे 2 अक्टूबर 2014 को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती वाले दिन स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था। तो उसी दिन ODF जो है, इसके अंदर एक सब स्कीम है एक पहल है जिसको लाया गया था, और ODF प्लस जिला जिसे हम बोलते हैं। तो ये वायनाड जो इसमें पहला ऐसा जिला बन चुका है। वायनाड के बाद कौन है इसमें? वायनाड के बाद महाराष्ट्र में मंचेरियल और मध्य प्रदेश में अनूपपुर, यानी कि वायनाड फर्स्ट नंबर पर है, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र का एक जिला मंचेरियल, और तीसरे पर आता है मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकता है, ये आप लोग देख कर जाएं क्रोनोलॉजिकल में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो, कि पहले नंबर पर कौन सा शहर है, दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है। तो पहले पे है वायनाड, दूसरे पे हो गया महाराष्ट्र का मंचेरियल, और तीसरे में हो गया मध्य प्रदेश का अनूपपुर। और वायनाड ने ODF रैंकिंग में 100 अंक हासिल किए हैं। कितने? 100। जबकि मंचेरियल और अनूपपुर के कितने हैं? 19.45 और 88.79। अच्छा, 1 अक्टूबर 2022 से पहले गांव द्वारा प्रस्तुत ODF प्लस प्रगति रिपोर्ट पर विचार करके पंचायतों और जिलों के लिए ODF प्लस स्कोर का मूल्यांकन किया गया था। ठीक है, तो ये डेट आप लोग एक बार याद रखें, 1 अक्टूबर 2022। अगला है हमारा, ये हमारी शिक्षा संस्थान से ही रिलेटेड है, CU चयन पोर्टल। ठीक है, तो ये है एक UGC ने लॉन्च किया है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे इस इमेज में। UGC ने लॉन्च किया है फैकल्टी भर्ती के लिए एक नया पोर्टल। तो जो है ये चयन पोर्टल जो है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत सभी 46 केंद्र विश्वविद्यालय, यानी कि हमारी जो 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनमें नौकरी के अवसरों की एक समेकित सूची प्रदान करेगा। यानी कि जो हमारे वैकेंसीज होती है, रिक्रूटमेंट्स होती हैं, उनकी एक लिस्ट जारी करेगा।
लोकसभा में केंद्र सरकार की हालिया प्रस्तुति के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत लगभग 31% पद जो है वो खाली है। तो उनकी जो सूची है वो ये तैयार करेगा। तो ये चयन पोर्टल इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से सवाल ये बन सकता है कि चयन पोर्टल क्या है या किसने इसको लॉन्च किया है। तो यूजीसी ने इसको लॉन्च किया है। और कितने पद इसमें खाली हैं, तो 31% पद खाली है। कितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो हमारी 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ये पोर्टल भर्ती प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करके इस समस्या का समाधान करेगा। और मई 2023 में ही यूजीसी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के भीतर पारदर्शिता, पहुंच और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए और 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। अब उन पोर्टल्स को आप लोग एक बार देख लें। एक का नाम है उत्साह और एक का नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है कि अब क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपने पीएचडी की हो। अगर आप कहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा फील्ड है कि जिसमें आपको केवल फील्ड नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो भी आप उसमें एज अ प्रोफेसर प्रैक्टिस जो है कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पर भी कहीं पर टीचिंग कर सकते हैं। तो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आप जो है एक बार पढ़कर जाइए। और उत्साह पोर्टल में क्या है वो भी आप एक बार पढ़कर जाइए। तो ये 2 पोर्टल जो है लॉन्च किए हैं यूजीसी ने। अगला नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है, आइए जान लेते हैं। मई 2023 में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी का मतलब होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इसका पद जो है ग्रहण किया है। सीवीसी को सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति का मतलब है कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सीवीसी के पद पर इनको लॉन्च किया गया है। सीवीसी का यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ये आप नाम याद रखें। किसको आयुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया इस पद के लिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। और इस समिति का आप जरूर नाम रखें याद, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, भ्रष्टाचार निरोधक समिति। अच्छा, संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिनिक दर्जा प्रदान किया गया है। सीवीसी किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, ये आप देखें कि सीवीसी जो है ये किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है कि ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। केवल संसद को अपने उत्तर देता है या डायरेक्ट वहां से ये अलाइन होता है। कटिंग एज जनरेटिव एआई क्लाउड सुपर कंप्यूटर, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स की एक दिग्गज कंपनी है अमेरिका की एनवीडिया, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। एनवीडिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो एनवीडिया द्वारा बनाया गया है और इसके बारे में आप जो है पढ़कर जाएं। एनवीडिया का एक इजराइल 1 वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली एआई सुपर कंप्यूटर बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो एनवीडिया का इजराइल 1 एनवीडिया ने बनाया है इजराइल 1। ये अत्याधुनिक मशीन एनवीडिया के स्पेक्ट्रम एक्स नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगी। किसका लाभ उठाएगी, स्पेक्ट्रम एक्स नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जो विशेष रूप से जनरेटिव एआई वर्कलोड के लिए तैयार किए गए एक उद्देश्य निर्मित उच्च प्रदर्शन ईथरनेट आर्किटेक्चर है। ये जो कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं ये आप लोग जरूर पढ़ के जाए। इजराइल 1 की तैनाती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो साइंटिफिक टर्म्स हैं आप पढ़ के जाएं। किसने बनाया है, एनवीडिया कंपनी है, उसने इसको बनाया है। सोमालिया, तो सोमालिया का नाम क्यों चर्चा में रहा, सोमालिया का नाम इसलिए चर्चा में रहा, आइए जान लेते हैं। मई 2024 में सोमालिया ने 2024 तक प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करने की घोषणा की थी। ठीक है, सोमालिया 2024 तक प्रत्यक्ष एक व्यक्ति एक वोट यानी कि 1 पर्सन 1 वोट, ये 1 पर्सन 1 वोट का एक बार आप कॉन्सेप्ट जो है देख कर जाए। 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है, लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी। तो ये जो 1 पर्सन 1 वोट मैंने यहाँ पर लिखा है, इससे जो है सवाल आ सकता है, सोमालिया से सवाल आ सकता है, या किसने इसको स्टार्ट किया वो आ सकता है क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा सोमालिया, या कब किया, ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। महत्वाकांक्षी योजना
मौजूदा चुनावी ढांचे को बदलने, क्योंकि वहाँ पर जो उनका पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है उसको बदलने के लिए जो है इसे स्टार्ट किया गया है, और उन चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश करती है जिन्होंने प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मत अधिकार प्राप्त करने के पिछले प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है। सार्वभौमिक मत अधिकार मतलब यूनिवर्सल आपका वोटिंग राइट जो होता है उसको प्राप्त करने के पिछले प्रयासों में बाधा उत्पन्न की थी। इसके कारण इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को जो है चेंज किया जा रहा है। अगला हमारा बहुत महत्वपूर्ण, हर भारतीय के जहन से जुड़ा हमारा संसद भवन, क्योंकि जिसके ऊपर काफ़ी लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की, काफ़ी चर्चा में रहा हमारा संसद भवन, काफ़ी अलग अलग पार्टियों ने इस पे अलग अलग अपने जो है कमेंट्स दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हम जानते हैं कि संसद भवन अगर हमारा नया बना है तो वो हमारे एग्जाम के लिए उसमें से कितने क्वेश्चंस, मतलब हजारों क्वेश्चंस अगर हम कह दें तो भी कम है, लेकिन जहां पर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दो क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। इसलिए हमने इसको इस वीडियो में जो है जगह दी है कि आप एक बार संसद भवन के बारे में पढ़ के जाइए। तो भारत के प्रधानमंत्री ने 28 मई को, कब किया इसका उद्घाटन? 28 मई को किया, जो पुनः निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। किसका है? सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक है, इंडिया गेट, राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके निर्माण और लागत की, तो आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने, किसने? बिमल पटेल ने इसको डिजाइन किया है। बिमल पटेल का नाम जो है आप लोग एक बार जरूर याद रखें, क्योंकि बिमल पटेल ने भी, और इसके अलावा ना कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो डिजाइन की हैं जो बहुत पॉपुलर बिल्डिंग्स हैं, तो बिमल पटेल से भी सवाल बन सकता है। तो आप लोग ये भी एक बार बिमल पटेल के बारे में पढ़ के जाइए कि उन्होंने और कौन से बिल्डिंग्स को डिजाइन किया है संसद भवन के अलावा। डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था? 2019 में। लगभग 4 साल लग गए इसको निर्मित होने में। संसद भवन का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया गया है। कितना? 64,500 वर्ग मीटर। इसका निर्माण लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत में से किया गया है। तो 1200 करोड़ में इसका जो है निर्माण किया गया है। यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन 9,500 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर। तो इस अशोक स्तंभ का जो है वजन, उसकी ऊंचाई, ये वाले सवाल जो है आते हैं अक्सर, ये आप लोग एक बार ध्यान रखें और पढ़कर जाएं। अच्छा, अब इसमें 2 टॉपिक और हैं, गोल्डन राजदंड और अंग्रेजों से, गोल्डन राजदंड और फोकाल्ट पेंडुलम। ठीक है, तो गोल्डन राजदंड क्या है? तो अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आजादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया गोल्डन राजदंड, यानी कि एक सेनगोल, स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। एक राजदंड है, गोल्डन राजदंड है, जिसको हम सेनगोल बोल देते हैं। तो ये स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। अब बात करते हैं फोकाल्ट पेंडुलम की। तो फोकाल्ट पेंडुलम क्या है? नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फोकाल्ट पेंडुलम जो है रखा गया है, जिसे संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? ये सवाल बन सकता है बच्चों, ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है एग्जाम के लिए, कि 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। फोकाल्ट पेंडुलम, जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी, यानी कि फ्रांसीसी बहुत बड़े फिजिस्ट है लियोन फोकाल्ट के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? लियोन फोकाल्ट। तो अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो वो ये भी बनेगा कि फोकाल्ट पेंडुलम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो लियोन फोकाल्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी कि हमारा जो रोटेशन ऑफ द अर्थ है, इसके लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। आगे है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहला सवाल तो यही हो गया कि इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो जर्मनी में हुई थी। एक सवाल तो यहीं से निकल आता है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ISC 2023।
भारत के किस कंप्यूटर का नाम जो है टॉप 500 सूची में शामिल हुआ है? तो उस कंप्यूटर का नाम है एरावत। एरावत एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये किससे सवाल बन रहा है। तो इसका आंसर है ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस, इसमें जो इंडिया का कंप्यूटर है जो टॉप 500 सूची में शामिल हुआ है, उसका नाम प्लस उसकी फुल फॉर्म ये आप लोग पढ़कर जाइए, जिससे क्वेश्चन बन सकता है, जिसके आने के चांसेस हैं और दिख रहे हैं। ठीक है, तो भारत ने टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में कौन सा स्थान हासिल करा है? 75वां स्थान हासिल किया है। अपने एआई सुपर कंप्यूटर एरावत के साथ एक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस यानी कि ISC 2023 के 61वें संस्करण के दौरान कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? 61 जो है ये इनका समिट था या कॉन्फ्रेंस था, ये 61 था। इस कंप्यूटर का निर्माण CDEC पुणे द्वारा किया गया है। ठीक है, तो CDEC के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाएं, क्योंकि ये CDEC ने इसको बनाया है। CDEC में जो पुणे का इनका ब्रांच है वहाँ पर इसको बनाया गया है। तो CDEC के बारे में आप हल्का सा पढ़ के जाएं कि CDEC का ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, या कहाँ पर इसके जो फाउंडर्स कौन है, इसकी जो मतलब थोड़ी भी जो इससे रिलेटेड हिस्ट्री है वो आप थोड़ी थोड़ी पढ़कर जाएं, बिकॉज कई बार होता है कि आसपास से क्वेश्चंस बनते हैं। पापुआ न्यू गिनी, ये इस देश से जुड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है, हम इसके बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू यानी कि ये जो एक सम्मान है जो इस देश द्वारा दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला था। तो सवाल ये बनता है कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को किस देश से प्राप्त हुआ? और इस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। और इसी दौरान की ये तस्वीर है जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो ये जो सम्मान है ये इस देश से प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक किस किस देश से कौन कौन से इस तरह से सम्मान या अवार्ड्स जो है मिल चुके हैं, वो उसकी लिस्ट हमने यहाँ पर बनाई हुई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें हमने वो सारे देशों के नाम और उन अवार्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला है यहाँ पे अब्दुल अजीज अल सऊद का आदेश, ये सऊदी अरब से मिला है। अफगानिस्तान से इन्हें एक अवार्ड मिला हुआ है, फिलिस्तान से मिला है, UAE, मालदीव, बहरीन, भूटान और संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप जरूर देख के जाइएगा। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सारे अवार्ड हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को अब तक मिले हुए हैं। अच्छा, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का एक सड़क निर्माण करना, यानी कि एक हाईवे बना देना, एक सड़क बना देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये किसने इस रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? ये उत्तर अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ने इस पे अपना नाम जो है दर्ज करा लिया है। 100 घंटे के रिकॉर्ड समय में 100 किलोमीटर की एक सड़क के निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि जो है दर्ज की है उत्तर प्रदेश ने। तो ये बहुत जो है एक अच्छी चीज़ है। ये हमारे डेवलपमेंट की बात अगर हम करें, क्योंकि डेवलपमेंट जो है काफ़ी अहम रोल रहता है जिसका हर एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि हर बार सरकार या लोग ऐसा चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात करें। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और ख़ासकर से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उसमें सड़क को और हाईवे को लेके काफ़ी सारे मुद्दे जो है उठाए जाते हैं। तो ये गाज़ियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे, इसमें 100 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का सड़क का निर्माण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक बार इसको भी आप लोग पढ़कर जाइए। ठीक है, तो गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर बनी ये सड़क करीब 100 किलोमीटर में फैली हुई है। इसे किसके द्वारा बनाया गया? इसे बिटुमिनस कंक्रीट, यानी कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसका नाम है बिटुमिनस कंक्रीट। ये सड़क परियोजना सड़क उत्तर प्रदेश के कई शहरों को कवर करती है। जिन शहरों को ये कवर करती है उनका नाम क्या है? दादरी, गौतम बुद्ध नगर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और खुर्जा। तो ये जो यहाँ पर ये जो शहर है ये इस सड़क के आसपास जो है इन एरियाज को कवर करने वाली है। अगला है हमारा ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा क्या है? ऑपरेशन करुणा है कि जब भारत ने जब चक्रवात मोचा से म्यांमार को सहायता दी, यानी कि एक साइक्लोन मोचा था जो म्यांमार में आया था, तो वहां पर जब हेल्प करी इंडिया ने, तो उस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन करुणा। करुणा से जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, करुणा मतलब
कंपैशन यानी कि किसी पे हम जब कोई हेल्प कर रहे हैं, कोई दया दिखा रहे हैं, तो उसको हम करुणा बोलते हैं। तो आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि ऑपरेशन करुणा का मतलब है कि इंडिया ने एक हेल्प की, एक 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 गेस्चर दिखाया हेल्प का, और इस तरह से ही जो है ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया मई 2023 में। कब? साइक्लोन मोचा के अगेंस्ट म्यांमार में जब ये चक्रवात आया तब। आइए इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में गैर संचारी रोगों के प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से 75/25 पहल की शुरुआत जो है वो की है। ये एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले यानी कि हाई ब्लड शुगर और जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज वाले जो 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे कि आजकल आप लोग जानते हैं कि हमारे बदलते जीवन शैली में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत कॉमन हो गई हैं। तो ये बेसिकली ये जो पहल है ये उन्हीं लोगों के लिए है कि उनकी हम लोग देखभाल कर सके। अगला है हमारा जल राहत अभ्यास। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहाँ पर जल प्रबंधन जैसी जो चीज़ें होती हैं या जल से हमें कैसे राहत मिले, तो यानी कि बाढ़ से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे सवाल भी बनता है कि जल राहत अभ्यास संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है बाढ़ राहत प्रयास से। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय सेना की गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ मिलकर हाल ही में जल राहत अभ्यास नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत ड्रिल का आयोजन किया। ठीक है, तो किसने किया? भारतीय सेना की गजराज कोर ने। किसने? गजराज कोर ने। ठीक है, मॉनसून के मौसम से पहले बाढ़ राहत तैयारियों को बढ़ाने के उद्देश्य से ये ड्रिल असम ने मानस नदी पर हगरामा ब्रिज पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मानस नदी और ये हगरामा ब्रिज, ये 2 वर्ड्स जो है आपको याद रखने वाले हैं। ठीक है, ये उद्देश्य है ड्रिल असम में मानस नदी पर हगरामा ब्रिज पर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है हमारा समुद्र शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास जिसे समुद्र शक्ति 23 के नाम से जाना जाता है। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS कवरत्ती को शामिल किया गया। तो इससे जो सवाल उठकर आता है वो ये आता है कि मई 2023 में समुद्र शक्ति 23 अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये किन के बीच हुआ? भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है ना हर खबर के नीचे या हर एक न्यू टॉपिक के नीचे, इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार जरूर देख कर जाइएगा। तो मेरी लाइफ एक ऐप है। ठीक है, जो क्लाइमेट से रिलेटेड है और हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है ये मेरी लाइफ ऐप। तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और स्थायी जीवन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि जलवायु परिवर्तन, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में क्लाइमेट को लेके, हमारे वाटर सिस्टम को लेके, हमारे वेदर को लेके कितने चेंजेस हो रहे हैं, कितनी अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो उसका मुकाबला करने के लिए और एक स्थायी जीवन को यानी कि स्टेबल लाइफ को बढ़ावा देने के दिशा में ही जो है ये मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया है। ये एक एप्लीकेशन है जिसको लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ से प्रेरित इस क्रांतिकारी ऐप का उद्देश्य युवा लोगों को सशक्त बनाना और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। तो बेसिकली इसका जो मोटिव है वो ये है कि लोग जो है यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा जो यूथ है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो इस एप्लीकेशन के जरिए जाने कि पर्यावरण में चुनौती क्या क्या है, उसके समाधान क्या है और कैसे हम लोगों को सशक्त बनाएं। ठीक है, अगला है पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट। तो पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्स परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR और बोली दस्तावेज को मंजूरी जो है दे दी है। पॉड टैक्सी एक तेज और पर्यावरण के अनुकूल स्वचालित कार है। ये एक बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ठीक है, जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो है हेल्प करती है। और उत्तर प्रदेश पॉड टैक्सी बनाने वाला या इसको लॉन्च करने वाला ऐसा पहला राज्य होने वाला है। तो इससे जो सवाल निकल कर आते हैं वो 2 सवाल निकल कर आते हैं जो बन सकते हैं आपके पेपर में। वो ये है कि मई 2023 में भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पाने वाला राज्य कौन सा है, जिसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला जो हमारा सवाल बनता है दूसरा,
ठीक है। हमारा जो दूसरा सवाल बनता है वो ये है कि भारत की पहली पॉड टैक्सी किस स्थान पर शुरू होने की घोषणा हुई है। तो यूपी तो इसका आंसर हो गया कि कहाँ, कौन सा राज्य मिला है इस पॉड टैक्सी को। दूसरा सवाल है कि नोएडा में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच जो है इसको शुरू किया जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। अगला है भारत इजराइल मोबिलिटी समझौते। तो इंडिया और इजराइल के जो मोबिलिटी समझौते हैं उनको हम एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी, क्योंकि देखिए जब कोई और देश किसी टॉपिक से जुड़ जाता है तो वो इंटरनेशनल टॉपिक हो जाता है, और उस पर सवाल बनना जो है ना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि बच्चे को इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो कि बच्चे ने इंटरनेशनल न्यूज़ को कितना गंभीरता के साथ पढ़ा गया है। तो भारत और इजराइल ने एक गतिशीलता समझौता किया है, जिसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हमारे जो 42,000 श्रमिक हैं यानी कि जो वर्कर हैं उनको इजराइल में नर्सिंग और निर्माण के क्षेत्र में काम करने की अनुमति मिल जाएगी। और इस समझौते पर इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर करके गए थे, और दोनों देशों ने भारत में जल प्रौद्योगिकी को 2 केंद्र स्थापित करने के आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। यानी कि हम दोनों देशों के बीच में जल प्रौद्योगिकी के को लेकर भी जो है हस्ताक्षर हो चुके हैं, यानी कि उस लेवल पर भी जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो भारत इजराइल मोबिलिटी समिट को आप एक बार जरूर देखें अपने एग्जाम के थ्रू। अगला है रोबोटिक्स पारिस्थितिक तंत्र। तो रोबोटिक्स पारिस्थितिक तंत्र एक बार पहले हम जरा पढ़ लेते हैं, बाद में हम अपने सवाल पर जाएंगे। कि तेलंगाना सरकार कृषि, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक स्वचालन और उपभोक्ता रोबोटिक्स सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में रोबोटिक्स तकनीक का लाभ उठाने की योजना बना रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो तेलंगाना सरकार ने कृषि यानी कि फार्मिंग में, और स्वास्थ्य सेवा यानी कि हमारी हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, और औद्योगिक स्वचालन यानी कि बिजनेस में, और उपभोक्ता रोबोटिक्स सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में रोबोटिक तकनीक का लाभ उठाने की योजना बनाई है। तो स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क राज्य में रोबोटिक उद्योग के विकास के लिए दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि एक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बने, और नए ढांचे में एक रोबो पार्क स्थापित करने की भी योजना है, ठीक है। एक रोबो पार्क भी बनाया जाएगा, इसकी भी परियोजना जो है की जा रही है। तो इसमें जो सवाल बनता है वो ये बन रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। तो ये आप लोग एक बार जरूर देखें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है हमारा अजय बंगा। अजय बंगा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय मूल के जो अजय बंगा है इन्हें विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो अजय बंगा का जो नाम है ये एक बार आप लोग ध्यान में रखें। अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले इस पोजीशन पर डेविड मलपास थे, इनको रिप्लेस किया है अब अजय बंगा ने, जो कि इंडियन है। और 2 जून से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए जो इस पद पर जो है डेविड मलपास का स्थान लेंगे। यानी कि 2 जून को इन्होंने अपनी पोजीशन को जो है ले लिया है, और इस अब से 5 साल तक ये इस पे रहने वाले हैं। विश्व बैंक में भारत सहित कितने देश हैं टोटल? 189 देश इसके सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला है हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो न्यूयॉर्क नई इमारतों में जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन चुका है। तो नई इमारतों में जैसे कि प्राकृतिक गैस और अन्य जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला राज्य बनकर न्यूयॉर्क ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक शानदार कदम उठाया है, ठीक है। तो न्यूयॉर्क ने क्या किया है? नई इमारतों में जो प्राकृतिक गैस और जो जीवाश्म होते हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को एकदम एंड करने के लिए न्यूयॉर्क ने ये लड़ाई शुरू की है। 2022 में एक रिपोर्ट में, यानी कि एक रिसर्च की रिपोर्ट में भी ये पता लगा कि इमारतें न्यूयॉर्क राज्य के उत्सर्जन में 32% योगदान करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण जो है बाद में बनती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार जरूर देखें। दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम SACEF, इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मई 2023 में। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं 2 से 4 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 2 से 4 मई 2023 से दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम का आयोजन किया। तो पहली बात तो किसने आयोजन किया? USAID ने,
और किसका आयोजन किया? SACEF का, यानी कि दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम, यानी कि साउथ एशिया और स्वच्छ ऊर्जा फोरम। यहाँ पे ऊर्जा का मतलब हो जाता है एनर्जी और F से हो गया फोरम, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा पहलों का समर्थन करना, यानी कि जो इतनी ऐसी पहलें हैं जो हमारी स्वच्छ ऊर्जा से रिलेटेड है, केवल उनका समर्थन करना और उनको बढ़ावा देना। मशीन्स कैन सी, जैसे कि आप इसके नाम से ही जानते हैं कि ये कंप्यूटर रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड समिट है, ठीक है। मशीन्स कैन सी यानी कि मशीन्स भी देख सकती हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने, UAE ने की गवर्नमेंट ने मशीन्स कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन की जो है शुरुआत की है 2023 में। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये सम्मेलन हुआ दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में। तो ये म्यूजियम का आप लोग नाम याद रखें, इस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिस और मशीन कैन सी कंपनी के बीच ये साझेदारी आयोजित है, ठीक है। अच्छा, इस समिट का उद्देश्य क्या है? क्यों इस समिट को रखा गया, क्यों इस समिट को स्टार्ट किया गया? तो AI के भविष्य के बारे में बात करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से AI विशेषज्ञों को इकट्ठा करना और अगली सिलिकॉन वैली की स्थापना की UAE की महत्वाकांक्षा में इसके संभावित योगदान के बारे में विचार विमर्श करना था, ठीक है। तो इसका ये उद्देश्य था। लेकिन यहाँ जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा कि कहाँ पर हुआ? ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में हुआ। मशीन्स कैन सी किस कंट्री में हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। तो ये जो नाम है ये आप लोग पढ़कर जाए। अगला है उभौली उत्सव। तो उभौली जो है वो नेपाल में कोशी प्रांत और काठमांडू जिलों में प्रतिवर्ष बैसाख के चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो उभौली बेसिकली एक फेस्टिवल है, ठीक है। और इस फेस्टिवल को कहाँ पर और कब मनाया जाता है? इस फेस्टिवल को नेपाल में एक कोशी प्रांत है, कोशी प्रांत में काठमांडू जिलों में, ठीक है। काठमांडू, और ये जो नाम मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये आप लोग एक बार जरूर नोट डाउन करें। उभौली कहाँ पर मना, ये तो उभौली तो उत्सव हो गया, ठीक है। नेपाल में कोशी प्रांत और काठमांडू जिलों में प्रतिवर्ष बैसाख के चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, फुल मून डे वाले दिन। ये त्योहार नेपाल, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के सुनवर, राय, लिंबू और यक्खा समुदायों द्वारा, किराती लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। ये कम्युनिटीज होती हैं, इन कम्युनिटीज को यक्खा कम्युनिटीज बोलते हैं, ठीक है। यक्खा कम्युनिटीज और ये किराती लोगों द्वारा मनाई जाती हैं। राजस्थान में लिथियम भंडार की खोज की गई है, यानी कि लिथियम रिजर्व। तो ये भी हमारा साइंस से रिलेटेड है। तो ये जो हमारा जो ये करंट अफेयर है, ये साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है, ये आप लोग एक बार देखें। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मई 2023 में राजस्थान डेगाना नागौर में, कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम भंडार की खोज की पुष्टि की। हालांकि रिजर्व की क्षमता का खुलासा इसमें नहीं हुआ था, लेकिन लिथियम रिजर्व का मिलना, उसकी खोज होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा माना भी जा रहा है कि रिजर्व जम्मू और कश्मीर में जो हमें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर में भी 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व मिला था, ये उससे भी बड़ा लिथियम रिजर्व है। तो यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में जो लिथियम रिजर्व है ये मिला है लोगों को। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना की उसी रेनेवेट पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है, जहां कभी टंगस्टन खनिज की देश को आपूर्ति की जाती थी, ठीक है। तो टंगस्टन खनिज भी इससे जुड़ा हुआ है। इस धातु को व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? व्हाइट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड क्या होता है ये आपको हो सकता है पता हो, या फिर इसका आप एक बार नाम देखें। व्हाइट गोल्ड के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, उसके लिए इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके लिए इसका उपयोग होता है। अगला है बुलंद भारत अभ्यास। तो आपको बुलंद भारत अभ्यास जब मैं बोल रही हूँ तो इससे पता चल रहा होगा कि ये हमारी आर्मी से, हमारी सेना से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में एक अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी थिएटर की उच्च ऊंचाई वाली श्रेणियों में एक मंडल स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण
अभ्यास का आयोजन किया है, जिसको हम बुलंद भारत अभ्यास बोल रहे हैं या बुलंद भारत एक्सरसाइज बोल रहे हैं अंग्रेजी में। इस अभ्यास में क्या है, इस अभ्यास में आर्टिलरी और इन्फेंट्री की निगरानी और गोलाबारी क्षमताओं के समन्वित अनुप्रयोग का मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, तो जो आर्टिलरी है या इन्फेंट्री की निगरानी या गोलाबारी क्षमताओं की समन्वित अनुप्रयोग का मूल्यांकन इसमें शामिल है। ज्यादा नहीं है, बस ये किस लोकेशन पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसका काम एक बार क्या है ये आप लोग देख लेना, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि इसका काम है आर्टिलरी और इन्फेंट्री की निगरानी। ठीक है, प्रोजेक्ट संजय, तो प्रोजेक्ट संजय भी जो है हमारा आर्मी रिलेटेड टॉपिक है। भारतीय सेना का लक्ष्य खुद को भविष्य के लिए तैयार करना। ठीक है, तो इंडियन आर्मी तो खैर अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखती ही है, लेकिन जब हम बात करें प्रोजेक्ट संजय की तो इसमें हम क्या देखते हैं कि भारतीय सेना का लक्ष्य खुद को भविष्य के लिए तैयार और प्रौद्योगिकी संचालित घातक और चुस्त बल में बदलना है। तो यहाँ पर एम क्या आ रहा है भारतीय सेना का, भविष्य के लिए तैयार, प्रौद्योगिकी संचालित और घातक और चुस्त बल। ठीक है, ये सवाल बन सकता है कि भारतीय सेना का लक्ष्य क्या है, तो ये है भारतीय सेना का लक्ष्य। इस विजन को प्राप्त करने के लिए इसने प्रोजेक्ट संजय नामक एक परियोजना शुरू की, जो सेना की युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये जो इनका एम है ये आप लोग एक बार पढ़कर जाए। समा को सभी स्तरों पर कमांडरों और कर्मचारियों को स्थिति जन्य जागरूकता प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे कमांडर हैं, हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं फोर्स के, वो जागरूक हों, और उनके लिए ये जो प्रोजेक्ट संजय है इसको बनाया गया है। ठीक है, सेना द्वारा और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉम्बैट इंफॉर्मेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें आर्मी इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के रूप में फिर से डिजाइन किया जा रहा है, जो सभी परिचालन और प्रबंधकीय सूचना प्रणालियों से इनपुट को एकीकृत करते हैं। ठीक है, अगला है ई सिट्रैप। ई सिट्रैप एंटरप्राइज श्रेणी के जीआईएस प्लेटफॉर्म पर स्थिति जन्य रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ई सिट्रैप क्या है, ये श्रेणी के जीआईएस प्लेटफॉर्म पर स्थिति जन्य रिपोर्टिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ई सिट्रैप का नाम आप लोग जरूर याद रखें। इसमें प्रोजेक्ट एक अवगत भी है। प्रोजेक्ट अवगत क्या है, प्रोजेक्ट अवगत है पीएम गति शक्ति से प्रेरित है। पीएम गति शक्ति तो खैर बहुत अपने आप में एक बड़ा जो है टॉपिक है। पीएम गति शक्ति क्यों आई, कब आई, क्यों लाया गया, ये सब आप लोग आपने सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये भी पीएम गति शक्ति से ही रिलेटेड है। जो प्रोजेक्ट अवगत है, इसका उद्देश्य है एकल जीआईएस प्लेटफॉर्म पर मल्टी डोमेन स्थानिक जागरूकता को लाना। अगला है प्रोजेक्ट अनुमान। ठीक है, तो ये पहले वाला हो गया प्रोजेक्ट अवगत, अगला हो गया प्रोजेक्ट अनुमान। तो प्रोजेक्ट अनुमान अपने घटकों के लिए अनुकूलित मौसम पूर्वानुमान, यानी कि अपना आपका जो क्लाइमेट से रिलेटेड आप एक जो प्रेडिक्शन करते हैं उसके लिए है बेसिकली, कि अगर आपको क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको वो पहले ही मिल जाए समय से, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है, उसी के लिए है प्रोजेक्ट अनुमान। अगला है प्रोजेक्ट इंदिरा। ठीक है, प्रोजेक्ट इंदिरा 47 रिकॉर्ड कार्यालयों में जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य कर्मियों के एक डेटाबेस का प्रबंधन करेगा। क्या करेगा कि जो हमारे कार्यालयों में जूनियर कमीशन अधिकारी हैं या जो अलग इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, उनका एक डेटाबेस का मैनेजमेंट करेगा। तागीन समुदाय पर आधारित पहली फीचर फिल्म, तो हमारे यहाँ एक तागीन समुदाय है, उस पर पहली फीचर फिल्म उस पर बनी है, उस पर बेस्ड है। और उस मूवी का नाम क्या है, उस मूवी का नाम है लव इन 90s। बॉलीवुड से रिलेटेड या टॉलीवुड से रिलेटेड, हालांकि हम लोग अपने आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी फिल्मों के नाम सुनते हैं, लेकिन ऐसी फिल्मों के नाम सुनना जिन पे सवाल बन जाए पीसीएस लेवल पर, वो आपको ध्यान देने वाली बात है। तो लव इन 90s ये मूवी है, ये तागीन समुदाय पर बनी पहली फीचर फिल्म है, और इसको निर्देशन इसका किसने किया है, तपन नाताम ने। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तपन नाताम ने इसका निर्देशन किया है। और इसका ट्रेलर मई 2023 में ही नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा जारी किया गया था। किसने किया था इसका ट्रेलर जारी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। ये एक ऐसी पहली फिल्म, ये फिल्म जो है अरुणाचल प्रदेश के तागीन समुदाय में, तो अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिटी होती है जिसका नाम है तागीन कम्युनिटी,
के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति, जीवन शैली और विभिन्न तत्वों पर को चित्रित करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे मैं आपको इस मूवी का एक प्रमोशन लॉन्च के टाइम की फोटो दिखा देती हूँ, लव इन 90s। तो तागिन कौन होते हैं? तागिन है अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है और तागिन अबो तानी कबीले से संबंधित है। ठीक है, अधिकांश तागिन दापोरिजो, ऊपरी सुबनसिरी जिले और पश्चिम सियांग, मेचुका और पापुम पारे के कुछ निकटवर्ती भागों में केंद्रित है। अब यहाँ एक सवाल ये बनता है कि तागिन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो तागिन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है सी डोनी। तो सी डोनी जो नाम है ये आप लोग एक बार देख कर जाइएगा, सी डोनी, कि ये हमारा तागिन समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब उद्घाटन किया गया तो इससे हमारा सवाल भी बन सकता है, तो इसको तो हम जरूर पढ़ेंगे। इसको हम कोई भी टॉपिक जो है हम मिस नहीं करने वाले हैं। तो इसमें आखिर है क्या ऐसा कि जिससे सवाल बन सकता है, या क्यों ये अपनी इतनी अहम भूमिका निभा रहा है हमारे करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और IAF के बीच एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये जो परियोजना है किसके बीच में है? केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और IAF के बीच में, इंडियन एयरफोर्स के बीच में। यह केंद्र अपनी तरह का पहला है और ये विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना के योगदान को प्रदर्शित करता है, जिसमें बालाकोट हवाई हमले 1965 और 1971 और कारगिल युद्ध भी शामिल है। ठीक है, क्योंकि ये इन सबसे रिलेट रखता है ये जो उद्घाटन हुआ था, इसलिए ये आपने आपको एक अहम भूमिका निभा रहा है इस एग्जाम में आने के लिए। तो बच्चों इसको बिल्कुल आप ना छोड़ें, इस टॉपिक को, इस विषय को जरूर इसके बारे में पढ़कर जाएं। इसरो का एक स्टार्ट कार्यक्रम है। तो जब मैंने यहाँ पर लिखा है स्टार्ट, तो आप सोचेंगे कि स्टार्ट, मैम ने कोई वर्ड लिख दिया है स्टार्ट, बस स्टार्ट मतलब शुरू होना, बट नहीं, इसरो ने एक पहल लॉन्च की है या एक स्टेप लिया है जिसका नाम रखा है स्टार्ट। जैसे इस इमेज में आप देख पाएंगे लिखा हुआ इसरो ऑफर्स स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट फॉर PG एंड UG स्टूडेंट, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम जो है लाया गया है। ठीक है, तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग नाम का ये जो कार्यक्रम है, ये प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण है। ये बेसिकली भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्नातक कोर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है, यानी कि जो हमारा अंडर ग्रेजुएट के लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के जो सभी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो प्रोग्राम है वो लाया गया है। और क्यों लाया गया है ये प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष विज्ञान की क्रॉस डिसिप्लिनरी, यानी कि आप जो भी स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उस पर फोकस करना है। इसमें एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, हेलियोफिजिक्स और सन अर्थ इंट्रैक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन और एरोनॉमी जैसे क्षेत्र जो है वो शामिल है। कमांडर अभिलाष टॉमी, तो कमांडर अभिलाष टॉमी के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आपको अभी बताती हूँ। और कमांडर अभिलाष टॉमी क्या है और इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके बारे में सवाल बन सकता है। तो मई 2023 में अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। तो गोल्डन ग्लोब रेस, ठीक है, गोल्डन ग्लोब रेस में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि वे ऐसे पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति हैं जिन्होंने यह रेस पूरी की है। तो ये इंडिया के फर्स्ट है और हमारे एशिया से भी फर्स्ट है जिन्होंने इस तरह की कोई रेस में फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं या इस तरह से कोई रेस जीती है। गोल्डन ग्लोब रेस इन्होंने जीती है। तो अभिलाष टॉमी भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमांडर है। तो अगर सवाल बनता है कि अभिलाष टॉमी किस सेना से रिलेट रखते हैं, तो ये भारतीय नौसेना से रिलेशन रखते हैं और अकेले नौका पर पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। और इन्होंने ये अपनी यात्रा कब शुरू करी थी? इन्होंने अपनी यात्रा को 1 नवंबर 2012 को शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? मुंबई से INVS महादेई में, ठीक है, महादेई में इसकी शुरुआत जो है की थी। और वर्ष 2013 में इन्हें इनकी परिक्रमा के लिए कीर्ति चक्र से भी, ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, बहुत बड़ा सम्मान होता है कीर्ति चक्र मिलना भी, तो कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है।
कीर्ति चक्र जो है वो शांति के समय दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। और इसके बाद अभी हाल ही में जल्द में नाविका सागर परिक्रमा के द्वारा केवल महिला क्रू वर्तिका जोशी, प्रतिभा जामवाल, पी स्वाति, ऐश्वर्य बौद्धपति और विजय देवी ने पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा की थी। इस महिला क्रू को अभिलाष टॉमी ने प्रशिक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो यानी कि इनके बाद ये जो महिलाओं की पूरी टीम है, इन्होंने भी इसकी पृथ्वी की समुद्री परिक्रमा जो है शुरू की थी। और इसका प्रशिक्षण किसने किया था? अभिलाष टॉमी ने ही इसका प्रशिक्षण किया था। इनकी ये फोटो है जो आप इनको यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो अब आज की जो हमारी यहाँ पे क्लास है मई के करंट अफेयर्स की, ये हमने यहाँ पर खत्म कर ली है। हमने मई के सभी करंट अफेयर्स को, ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं या हमसे मिस हो गया है, तो वो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो मैं ज़रूर आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग जून के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। जून के हम सारे करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जिससे भी क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो जब तक आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग बुक्स बंद करके बैठते हैं तो कोई ना कोई बच्चा बुक अभी भी खोल कर पढ़ रहा होगा। तो ये मत सोचिए कि आप लोग प्रैक्टिस अपनी बंद कर देंगे तो आप कर लेंगे, नहीं, आपको हमेशा पढ़ते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है। तब तक हम लोग एक छोटा सा पूर्ण विराम लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।